दोस्तों, क्रैक नेक्स्ट विद अंकित सीरीज़ में आपका स्वागत है। यही सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम जो आपका रिस्पिरेटरी मेडिसिन है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2 पार्ट के अंदर, 2 वीडियो के अंदर हमने उसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, उसके इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे, उनसे एमसीक्यू कैसे आते हैं, किन किन टॉपिक्स से आते हैं, वो हम आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो कार्डियोलॉजी है, मेडिसिन के अंदर कार्डिक सिस्टम है, उसका जो बेस नंबर 1 चार्ट है, इसके 2 चार्ट बनेंगे। नंबर 1 चार्ट के अंदर जो आपके जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, पल्स, जेवीपी, हार्ट साउंड, मरमर, ईसीजी, इनके रिगार्डिंग जो आपके क्वेश्चन आपका रोल आता है एमसीक्यू के अंदर, वो पॉइंट इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और जो आपके जो अप्लाइड हैं, जो डिजीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट चार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस चार्ट को हम 3 पार्ट में करेंगे फिर से दोस्तों। पहला पार्ट में हम देखेंगे पल्स और जेवीपी के पॉइंट, कैसे इनका रोल आता है, क्या मतलब होता है और कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। सेकंड, हम हार्ट साउंड और मरमर का पार्ट देखेंगे कि इनका मतलब क्या है और आपका कैसे कैसे इसका यूज़ होता है। थर्ड में हम ईसीजी के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे थर्ड पार्ट के अंदर। तो इस पार्ट के अंदर हमारा मेन टॉपिक है पल्स एंड जेवीपी। तो जूम कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो सबसे पहला पार्ट है पल्स। पल्स देखिए, पल्स का आपका डायरेक्ट एमसीक्यू कभी नहीं आता है। इनके एमसीक्यू इनसे कैसे आते हैं कि आपका कोई कंडीशन दी जाती है, एमसीक्यू में क्लिनिकल केस दिया जाता है, उनके अंदर दिया जाता है कि या तो इमेज दी जाए या आपको नाम दिया जाए, फिर उससे डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें ये इसके रिलेटेड कैसे पता होना चाहिए। जो पल्स के हमें एक निमोनिक है, उससे हम याद कर सकते हैं। निमोनिक क्या है, जो आपकी वेरिएशन है, एबनॉर्मलिटी है पल्स की, वो है निमोनिक के। ठीक है, ABCD ऑफ पल्स, ABCD ऑफ पल्स हमें पता होनी चाहिए। तो वही आपकी निमोनिक है और उससे हम इसके नाम याद कर सकते हैं। तो नंबर 1 आती है एबनॉर्मलिटी एनाक्रोटिक, और ए का ही मतलब है अल्टरेंस। जैसे आपने यदि पल्स के बारे में थोड़ा मोड़ा पता है तो इसकी कितनी वो होती हैं। एक आपका एनाक्रोटिक वेव होती है, डाइक्रोटिक वेव होती है, फिर टाइडल वेव होती है। ठीक है, ऐसे इसका पार्ट होते हैं। तो पल्स हम कैसे देखते हैं, पल्स देखते हैं हम जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपकी कैरोटिड आर्टरी है वहाँ पर बेस्ट फील होता है, लेकिन हम रेडियल आर्टरी में भी देख सकते हैं। तो ए का मतलब एनाक्रोटिक और अल्टरेंस। तो ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। एनाक्रोटिक को हम बोलते हैं पल्सस पार्वस एटार्डस। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन राइट ये टर्म दी जाती है और ये फीचर होती है दोस्त एरोटिक स्टीनोसिस की। ठीक है, एरोटिक स्टीनोसिस AS। सेकंड आता है, देखिए डिजीज ज़्यादा नहीं है दोस्तों कार्डियोलॉजी के अंदर, वल्वुलर डिजीज आती हैं। उसके अंदर तुम्हारा एरोटा से एरोटिक स्टीनोसिस, एरोटिक रिगर्जिटेशन, मिट्रल वॉल्व भी सेम ऐसे ही, ट्रैकेफ्यूड ऐसे ही और पल्मोनरी वॉल्व भी ऐसे ही। मतलब 8 डिजीज़ हैं, उन्हीं के आपको याद रखने हैं। कुछ कार्डियोमायोपैथी होती हैं, डायलेटेड, HOCM, और एक आपका रेस्ट्रिक्टिव, और एक आपका 3-4 कंडीशन और आती हैं। वो 10 मिला के 10-15 कंडीशन आती हैं, उनको आपको बस इनके अंदर फिट करना है। तो एनाक्रोटिक के अंदर एरोटिक स्टीनोसिस। अल्ट्रेंस है, अल्ट्रेंस मतलब आपका जो नॉर्मल है वहाँ से एक अच्छी ठीक पल्स आई, उसके बाद थोड़ा कम आया, सेकंड उसके बाद ज़्यादा आई, उसके बाद कम आया, वो होती अल्ट्रेंस। वो फीचर होती है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की, LVF। ठीक है, ए का मतलब समझे। उसके बाद बी मतलब बिस्फेरियंस। बिस्फेरियंस मतलब आपका कौन किसके अंदर कंडीशन मिलती है। ठीक है, एक बार आप जो बेसिक है ना, मैंने आपको देखिए पॉइंट है, आप चार्ट में हर डिटेल में नहीं लिख सकते हम कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है, और उसको डिटेल में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एक बार आपको बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन लास्ट पॉइंट आपको ये याद कर सकते हो यदि आप बेसिक भी नहीं जाना चाहते हो तो बिस्फेरियन है, वो मिलती है HOCM के अंदर, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ABCD। सी के अंदर आता है कोलैप्सिंग, इसको हम कोरिगन्सी बोलते हैं। ये क्लासिकल फीचर होती है, इसको वाटर हैमर पल्स भी बोलते हैं। ये फीचर होती है एरोटिक रिगर्जिटेशन AR की। ठीक है, कई बार नाम पूछा जाता है कि AR के अंदर कौन सी मिलेगी। उसके बाद डी मतलब डाइक्रोटिक। डाइक्रोटिक फीचर होती है D से D
डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी DCM। उसके बाद ABCD ऑफ पल्स। पल्स मतलब पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस का मतलब क्या होता है दोस्त, जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान कुछ चेंज आता है आपके पल्स के अंदर, इंस्पायरेशन के अंदर, ठीक है। यदि उसके अपोजिट हो जाता है ना, जो नॉर्मल चेंज होता है उसको यदि अपोजिट चेंज आता है तो पैराडॉक्सेस बोलते हैं। कौन कौन कंडीशन के अंदर मिलता है? कार्डिक टेम्पोनार्ड, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट COPD अस्थमा एंड शोक। आपको कम से कम ऊपर वाले दो है ना, कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस और कार्डिक टेम्पोनार्ड, ये आपके मेन कार्डियोलॉजी के अंदर याद रखने हैं। COPD और अस्थमा आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका रोल दे दिया या ये पूछ लिया, या ये दे दिया ये पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं लगातार। उसके बाद ये पहला था बेसिक पल्स। उसके बाद आता है JVP। JVP होता है जुगुलर वेनस प्रेशर। जो आपका राइट एट्रियम होता है दोस्तों, उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, प्रेशर की वजह से जो आपकी इंटरनल जुगुलर वेन होती है वहाँ पर हम कुछ चेंज देखते हैं, तो वो आती है जुगुलर वेनस प्रेशर। तो उसके अंदर जुगुलर वेन के अंदर कौन सी वेव होती हैं आपकी? A वेव होती है, एक डिसेंट होता है, Y डिसेंट होता है, उसके बाद जो V है V वेव होती है, और आपका एक और ये मेन इसकी ये अंदर रहती है, ठीक है। ACV तीन आपकी एसेंट वेव रहती हैं और दो डिसेंट रहती हैं, X और Y, ठीक है। तो इनके अंदर चेंज कहाँ कैसे कैसे आता है? तो A वेव के तीन चेंज हो सकते हैं दोस्तों, या तो नॉर्मल से लार्ज मिले, या एब्सेंट मिले, या आपकी कैनोन मतलब वेरी लार्ज मिले। तो जो लार्ज के यदि ऑप्शन में आपको हिंट मिलता है तो वो नॉर्मल केस होता है पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन का। यदि ए वो एब्सेंट रहती है ए वेव, तो वो केस रहता है एट्रियल फिब्रिलेशन का। और कैनोन वेव यदि बहुत ज़्यादा ए वेव प्रेजेंट रहती है तो वो होती है आपका वेंट्रिकुलर और जंक्शनल टैकीकार्डिया। और थर्ड डिग्री हेट ब्लॉक के अंदर भी आपकी कैनोन वेव ए वेव मिलती है, ठीक है। तीन आपके डायरेक्ट पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद कुछ कंडीशन आती है, एक नेक्स्ट कंडीशन है ट्राइकप्सिड रिगर्जिटेशन। इसके अंदर क्या चेंज मिलता है? क्योंकि हिंट दिया जाता है दोस्तों कि आपके एब्सेंट AX है, स्टीप PY है, तो उसके अंदर आपको डायरेक्ट भी पूछा जाएगा। तो ट्राइकप्सिड रिगर्जिटेशन के अंदर अब X तो एब्सेंट रहता है, और जो V वेव होती है ना, वो उसका एम्पलीट्यूड या वो बड़ा होता है, इंक्रीज। और स्टीप वाई मतलब नॉर्मली ऐसे होता है, तो ऐसे होगा स्टीप मतलब डीप नीचे की तरफ। स्टीप का मतलब क्या होता है? देखिए ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये थोड़ा वर्टिकल जितना जाएगा ना उतना ज़्यादा स्टीप होता जाएगा, तो इसका मतलब स्टीप होता है। उसके बाद आता है कार्डिक टेम्पोनाइड की कुछ फीचर। कार्डिक टेम्पोनाइड के अंदर जो X है ना वो स्टीप रहता है, मतलब नॉर्मली यदि ऐसे है तो ये ज़्यादा स्टीप हो गया ऐसे। उसके बाद Y एब्सेंट रहता है, ठीक है। आप थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा 3-4 बार, जिसके तब तक आपको याद ना हो जाए ये चीज़ें। उसके बाद आता है दोस्तों कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। इसके अंदर X भी स्टीप रहता है और Y भी स्टीप रहती है। देखिए सिर्फ X स्टीप रहेगा तो कार्डिक टेम्पोनाइड, सिर्फ Y स्टीप रहेगा तो ट्राइकप्सिड रिगर्जिटेशन, ये दोनों रहेंगे तो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। यदि Y वेव एब्सेंट रहती है तो क्या होगा? कार्डिक टेम्पोनाइड, ठीक है। जो हमने सेम यही बात लिख रखी है ऊपर भी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। लेकिन जो कोस्मोल साइन होता है वो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन मिलता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन तीन कंडीशन के अंदर आपका कोस्मोल साइन मिलता है। जब भी आपको ऑप्शन के अंदर कोस्मोल साइन पॉजिटिव मिले तो आपको इन तीनों कंडीशन के ऊपर दिमाग जाना चाहिए आपका। उसके बाद आता है JVP के साइन, हिपेटोजुगुलर रिफ्लेक्स एंड कोस्मोल साइन आपके साइन होते हैं JVP के, ठीक है। ये पॉइंट थे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लास्ट मिनट रिवीजन में काम आएंगे JVP के। उसके बाद आता है अपेक्स बीट। अपेक्स बीट दोस्तों दो पॉइंट आपके, जैसे इससे क्वेश्चन मैंने एक दो बार देखा है कि डिफ्यूज अपेक्स बीट आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मिलती है, और यदि डबल अपेक्स बीट है, ट्रिपल अपेक्स बीट है, तो उस कंडीशन में आपकी डायग्नोसिस होती है हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। तो दोस्त ये हमने बात की इस वीडियो के अंदर आपका पल्स की, JVP की, और आपके एक दो पॉइंट अपेक्स बीट के, ठीक है। आपको एक बार इसको ये चार्ट मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है
वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा पूरे चार्ट की फ़ोटो लेके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको आप लास्ट मिनट रिवीजन की तरह से सोचिए, क्योंकि इनका रोल तो आता है लेकिन इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा मोड़ा आपने समझ लिया, आपने थोड़ा पढ़ा है, तो इसको बार बार रिवाइज करना बहुत आसान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेड साउंड और मरमर करेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर ईसीजी करेंगे, ईसीजी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको रिवीजन में हेल्प होगी। दोस्तों ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बाय।